हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज करंट अफेयर्स करेंगे 11, 12, 13 सितंबर के। ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, माफ़ कीजिएगा, सिनॉप्सिस बनाने का समय नहीं मिल पा रहा था। चलिए फिर शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आज का। पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एनपीटी को लेके, यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अप्रसार संधि बोलते हैं इसे, शॉर्ट में एनपीटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज हुआ है न्यूयॉर्क में। ये तो करंट की बात हो गई है। बाकी इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एनपीटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एनपीटी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो न्यूक्लियर वेपन या फिर वेपन्स की जो टेक्नोलॉजी है इनके प्रसार को रोकने के लिए काम करती है। ये सदस्य देशों को बाध्यकारी बनाती है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स और वेपन्स टेक्नोलॉजी के प्रसार को रोकेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो ट्रीटी है ये बाध्यकारी ट्रीटी है, ठीक है, बाइंडिंग ट्रीटी है। फिर भी देश छुप छुपा के ये सब काम कर ही रहे हैं, है ना। फिर भी अगर न्यूक्लियर एनर्जी पे आप काम कर रहे हैं तो आपको इसका यूज शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ तो हो ही रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में हो रहा है। न्यूक्लियर बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी तो है ना, वो रन कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी से। 1970 से ये संधि लागू है, 190 इसके मेंबर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत इसका सदस्य नहीं है। ये सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, कोडे में क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत ना तो एनपीटी का सदस्य है और ना ही न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी एनएसजी का ग्रुप है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। हम लोग एनपीटी या फिर एनएसजी के सदस्य इसलिए नहीं हैं क्योंकि भारत इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता है। ये भेदभावपूर्ण है भी, क्योंकि ये जो संधि बनाई गई है वो विकसित देशों के द्वारा बनाई गई है, और विकसित देशों ने तो न्यूक्लियर वेपन्स का पहले से जखीरा अपना बना लिया है। अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ को फोर्स कर रहे हैं कि आप न्यूक्लियर वेपन्स पे काम मत कीजिए, वेपन्स की जो टेक्नोलॉजी है इसको आप प्रसार मत कीजिए। तो इन सब चीज़ों को देख के भारत इस पर सिग्नेचर नहीं करता है, सिग्नेटरी नहीं है। भारत के अलावा ना तो पाकिस्तान एनपीटी का सदस्य है, ना ही इसराइल है, ना उत्तर कोरिया है, ना दक्षिण सूडान है। ये 5 देश आपको याद रखना है जो एनपीटी के सदस्य नहीं है। क्लियर है? चलिए, ये इतनी बातें यहाँ पे थी, ये तो आपने सीख लिया। भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य नहीं है। आइए दूसरा टॉपिक है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। टीबी को क्षय रोग भी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं। क्षय रोग के उन्मूलन के लिए प्रोग्राम चल रहा है 2017 से 2025 ये पूरा कार्यकाल था, यानी 2025 तो अब आने वाला है कुछ सालों में। या फिर ये कह लीजिए कि 2025 टारगेट है उन्मूलन करने का, ख़त्म करने का। तो 2025 तक इस रोग का उन्मूलन हो जाए, इस टारगेट को बूस्ट किया जा रहा है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के द्वारा। तो यहाँ पे प्रीलिम के लिए फैक्ट क्या हो गया, क्षय रोग उन्मूलन का जो टारगेट है वो 2025 है। टीबी का याद रखना 2025, ठीक है। इसको रन कौन कर रहा है, इस कैंपेन को कौन रन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे टीबी के बारे में देखिए है क्या। टीबी को क्षय रोग बोलते हैं, ये बेसिक सी बात है, हम लोग जानते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बैक्टीरियल डिसीज होती है, बैक्टीरिया से होती है, वायरल डिसीज नहीं है। और ये जिस बैक्टीरिया से होती है उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। फेफड़ों को अफेक्ट करता है, मेजरली फेफड़ों को अफेक्ट करता है। खांसी बहुत ज़्यादा आती है, रैपिड खांसी आती है, फ्रीक्वेंट खांसी आती है, और सबसे खतरनाक चीज़ हवा के माध्यम से ट्रांसमिट हो जाता है। इसके इलाज के लिए एक टीका भी लगता है, इसको मैचिंग में कई बार पूछता है साइंस के क्वेश्चंस में। बेसिल कैलमेट गुएरिन, शॉर्ट में बोलते हैं बीसीजी टीका। अगर पूछा जाए बीसीजी टीका किसके लिए है तो टीबी के लिए लगा देना, ठीक है। अभी 2020 में जो भारत की स्थिति रही है, 4 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है सिर्फ टीबी के कारण। तो गंभीर समस्या है, गंभीर बीमारी है, और इसके रिडक्शन के लिए सरकार काफ़ी इनिशिएटिव ला रही है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले निक्षय पहल लाई थी, है ना, निक्षय हम लोगों ने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था। बाकी ये कैंपेन चल ही रहा है, क्षय रोग उन्मूलन प्रोग्राम 2017-2025 चल ही रहा है ना। चलिए, तो ये इतनी बातें थी टीबी के बारे में। पीएलआई स्कीम इम्पोर्टेंट है, हमारे घरेलू उत्पादकों को बचाने के लिए ये स्कीम है। हमें कम से कम इंपोर्ट करना पड़े, आयात करना पड़े, इसके लिए ये स्कीम है। चाइना के सामानों की भारत में डंपिंग ना हो, इसके लिए ये स्कीम है। ये स्कीम भारत के घरेलू प्रोड्यूसर जो हैं उनसे बोलती है कि आप प्रोडक्शन कीजिए, हम उस पर आपको इंसेंटिव देंगे। सरकार कंपनी से बोलती है, कारखानों से बोलती है कि आप बस उत्पादन कीजिए, आपका सामान बिके नहीं बिके आप इसकी टेंशन मत लीजिए, शुरुआत के दौर में हम आपको प्रोत्साहन देंगे, इंसेंटिव देंगे। इतनी बात क्लियर है। तो ये जो पीएलआई स्कीम के तहत इंसेंटिव मिल रहा, ये पहला इंसेंटिव अभी दिया गया रिसेंटली, इसलिए ये फिर से न्यूज़ में है। और ये इंसेंटिव किस क्षेत्र को मिला है, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में मोबाइल निर्माण के लिए पीएलआई के तहत पहला डिसबर्समेंट दिया गया। डिसबर्समेंट यानी ये समझ लीजिए पहला इंसेंटिव मिल गया। और उस कंपनी और कारखाने का भी नाम जान लीजिए,
जो इस स्कीम के तहत पहला लाभार्थी है उसका नाम है पीजेट इलेक्ट्रॉनिक्स। याद रहेगा, पीजेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली पहली लाभार्थी कंपनी। जब शुरुआत में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था तो ये कुछ ही क्षेत्र के लिए एक्सटेंड थी। जैसे सबसे पहले मोबाइल क्षेत्र में पीएलआई स्कीम को घोषित किया गया था, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में घोषित की गई थी, मेडिकल क्षेत्र में पीएलआई स्कीम को एक्सटेंड किया गया था। ये 2020 तक की स्थिति थी, लेकिन अब तो काफ़ी क्षेत्र में इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। और इसका पर्पज़ क्या है? घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना है। ये आपने सीख लिया कि 2020 में शुरुआत हुई थी और यहाँ पे बहुत कम क्षेत्र थे जिसके लिए पीएलआई स्कीम लॉन्च की गई थी, लेकिन आज की स्थिति देखिए, ये 14 क्षेत्र के लिए एक्सपेंडेड है। ठीक है, जैसे अब ऑटोमोबाइल्स भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो पहले भी था, आईटी हार्डवेयर के लिए विस्तारित कर दी गई है, सोलर, माइनिंग, क्लोथिंग, एपरेल्स, ड्रोन वगैरह 14 क्षेत्र के लिए पीएलआई स्कीम है रिसेंट में। ठीक है, चलिए, तो ये इतनी बातें पीएलआई स्कीम के बारे में हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। पर्पज़ क्या है? हर एक दिवस का पर्पज़ क्या रहता है? अवेयरनेस को बढ़ाना। इसको ऑब्जर्व किया जाता है 10 सितंबर को, क्योंकि सुसाइडल केस ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो सुसाइड अपने आप में एक बहुत गंभीर समस्या है, तो उस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस बार की जो थीम है उस थीम का नाम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, यानी लोगों में अपने काम के जरिए उम्मीद पैदा करना। ठीक है, तो ये 10 सितंबर याद रखना और थीम को भी ध्यान रखना है। थीम तो वैसे ऑप्शंस में दिखेगा आपको, तो लगा लेंगे। चलिए, ज्यूरिख डायमंड लीग, इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इन साहब की वजह से पढ़ना पड़ रहा। इनकी जगह अगर कोई और देश का जीतता तो हम लोग फिर इस टॉपिक को नहीं पढ़ते। टोक्यो ओलंपिक्स में तो इन्होंने चौका मार ही दिया, गोल्ड मेडल जीत के आए थे। लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए नीरज चोपड़ा। ये किस खेल से संबंधित हैं हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जेवलिन थ्रो, ये भाला फेंकते हैं। ठीक है, और ये डायमंड लीग कहाँ पे हुई? स्विट्जरलैंड। ये लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो जाएगा। चलिए, और बाकी वो क्या खेलते हैं, किस खेल से संबंधित हैं, ये तो आप वीडियो इतना क्लिप देख चुके हैं कि आप उसको लगा देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-2022, यानी वैश्विक सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को बनाने वाली संस्था है ILO, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इस रिपोर्ट का हम लोग को बस एक ही फैक्ट पढ़ना है। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में लगभग 25% ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी तरीके की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली है, ये वंचित हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, और इस रिपोर्ट को कौन रिलीज कर रहा है ये भी जानना है, ILO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए, सेतु के बारे में क्या है? सेतु का फुल फॉर्म पढ़िए पहले, सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अप स्किलिंग प्रोग्राम। हमारी कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री सैन फ्रांसिस्को में ये प्रोग्राम लॉन्च करके आई है, ये इनिशिएटिव लॉन्च करके आई है। और सैन फ्रांसिस्को है कहाँ पे? USA। इसका मतलब है कि यह पहल भारतीय स्टार्टअप में USA बेस्ड इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा, कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए सेतु किन किन देशों के बीच का इनिशिएटिव है, तो इंडिया लगा देना प्लस USA लगा देना, हो जाएगा। चलिए, इस पहल को कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय ने सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया। ये सैन फ्रांसिस्को भी याद रखना। ठीक है, इंडियन नवल शिप INS तरकस, ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि नाइजीरियन नेवी के साथ एक्सरसाइज में INS तरकस ने भाग लिया था, और ये एक्सरसाइज हुई थी गल्फ ऑफ गिनी में। वहाँ पे एक पोर्ट है लागोस पोर्ट। ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। मैं मैप यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, पॉज कर लेना और देख लेना, हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है विश्व डेयरी समिट। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांस हैं। देख लेते हैं वर्ल्ड डेयरी समिट में क्या होगा। पहला क्वेश्चन तो यही छप जाएगा कि विश्व डेयरी समिट कहाँ पे हुई? ग्रेटर नोएडा में हुई। उत्तर प्रदेश से भी है तो और ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, ये करंट की बात होगी। बाकी अब देखते हैं डेयरी में क्या स्थिति है, दूध में क्या स्थिति है भारत की, ग्लोबल लेवल पे हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ये सब बातें हम लोग पढ़ेंगे। मिल्क प्रोडक्शन में भारत पहले स्थान पे है, ये बहुत पुराना फैक्ट है और आज भी वही है कि हम आज भी प्रथम हैं। ठीक है, 23% कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा ग्लोबल लेवल पे मिल्क प्रोडक्शन में, और 23% अपने आप में बहुत बड़ा डेटा होता है, बहुत बड़ा फैक्ट है, बहुत वजन है इस अमाउंट में, है ना। इसका मतलब है कि 1/4 दुनिया की पॉपुलेशन दूध के लिए भारत पर निर्भर है। ठीक है, ये ग्लोबल लेवल पे था। बाकी यहाँ पे स्टेट वाइज देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन होता है उत्तर प्रदेश में, 16% का कंट्रीब्यूशन है। दूसरा स्थान है राजस्थान का, तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का।
ठीक है, ये प्रोडक्शन बेस हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी है इंडिया में। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है 427 ग्राम्स पर डे, यानी लगभग आधा केजी मिल्क। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क बाय स्टेट्स, यहाँ पे राज्यों में देख लेते हैं। पंजाब में 1181 ग्राम, यानी 1.18 केजी। यहाँ पे अवेलेबिलिटी इतना ज़्यादा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी हर एक व्यक्ति को एक दिन में इतना दूध मिल ही जाता है, अगर ऑन एन एवरेज की बात करें। हरियाणा दूसरे स्थान पर है 1087 ग्राम, यानी 1.08 केजी पर डे। राजस्थान का तीसरा स्थान है 870 ग्राम। और वही यूपी की स्थिति है 387 ग्राम पर डे। यूपी में इतना अवेलेबल है, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं। टूटे चावल का एक्सपोर्ट बैन कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये क्यों किया है? ये कोई गलत काम नहीं किया है केंद्र सरकार ने। यहाँ पे देखिए, डोमेस्टिक डिमांड थी, हमें ज़रूरत थी टूटे चावल की, इसलिए बैन किया है, ठीक है। कोई खराबी के कारण नहीं किया है। और टूटे चावल कोई ख़राब थोड़ी ना होते हैं, फील्ड में काटते ही काटते टूट जाते हैं, सुखाने में टूट जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं तो टूट जाता है, चावल को हम लोग धुलते हैं तो उसमें भी टूट जाता है। तो न्यूट्रिशन की कमी थोड़ी ना होती है, बस वो टूट गया, बस इतनी सी बात है। अगर बासमती चावल टूटा है तो खाओगे नहीं क्या? बिल्कुल खाओगे, दबा के खाओगे। इवन बासमती चावल का जो टूटा चावल है, उनके तो अलग से पैकेट सेल होते हैं मार्केट में। बस इससे फ़ायदा ये हो जाता है, टूटे होने की वजह से रेट कम हो जाता है, सस्ता रहता है। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि अभी हाल ही में किस ग्रेन को केंद्र सरकार ने बैन किया है, एक्सपोर्ट को बैन किया है, तो टूटे चावल लगा देना, ऑप्शन में दिख जाएगा, ठीक है। किस वजह से किया ये सब देख लिया। टूटे चावल को हम लोग एक्सपोर्ट करते थे चाइना, सेनेगल, वियतनाम, डिजिबूटी, इंडोनेशिया। यानी ये जो चावल, सेवई और नूडल्स वाले लोग हैं ना, यहीं पे ज़्यादा सप्लाई होता था। और भारत में टूटे चावल का जो यूज किया जाता है वो ज़्यादातर खाने में तो किया ही जाता है, लाइव स्टॉक में किया जाता है, लाइव स्टॉक फीडिंग में किया जाता है, मुर्गी मुर्गा के लिए चाहिए, जानवरों के लिए चाहिए, हो जाएगा। तो ये टूटे चावल का एक्सपोर्ट बैंड वाली बात हो गई। चलिए नेक्स्ट देखिए, जीविका स्कीम। ये कहाँ पे चलाई जा रही है? ये बिहार की स्कीम है और ये ग्रामीण महिलाओं की जीविका के लिए है। यहाँ पे पढ़िए, ग्रामीण महिलाओं का ग्लास बैंगल्स बनाने हेतु बढ़ावा दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। और यहाँ पे एक अच्छी बात है, दारू वाली जो बॉटल्स होती हैं, लिकर बॉटल्स जो होती हैं, इनसे ये चूड़ियाँ बनाई जाएंगी, ग्लास बैंगल्स बनाए जाएंगे। तो इससे तो बहुत फ़ायदा होगा, वेस्ट रिडक्शन होगा, वेस्ट में कमी होगी और जीवन यापन भी चलता रहेगा महिलाओं का, ग्रामीण महिलाओं का। लेकिन आपको एक बात ध्यान हो कि बिहार में तो लिकर बैन है, लिकर बैंड है ऑलरेडी, तो ये फिर आएंगी कहाँ से, बोतल कहाँ से आएंगी? बैन होने के बाद भी दारू तो आई जाती है, अगल बगल के स्टेट से आ जाती है। तो ना तो पीने वालों की कमी होती है, ना बोतलों की कमी होती है। हाँ, इतना ज़रूर हो जाता है कि महीने में 4 बोतल पीते हैं तो वो फिर 1 बोतल पियेंगे। यहाँ पर देखिए, फिर भी बड़ी मात्रा में बोतलें सीज की जाती हैं, इनको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल होता है। ध्यान रहेगा, जीविका जो स्कीम है वो किस राज्य की है, किस पर्पज़ से है, ये सब कर लेना। अब यहाँ पे देखिए, केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन, सिंपल इतना ही पूछ लेगा। अभी हाल ही में केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? साइंस सिटी लगा देना, साइंस सिटी अहमदाबाद में ये सम्मेलन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके नाम में केंद्र राज्य लिखा है, तो इसका पर्पज़ क्या होगा? फॉर बेटर कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स इन साइंस एंड टेक सेक्टर, यानी टेक्नोलॉजी सेक्टर। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हम एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे का सहयोग करें, ये सब बातें हुई होंगी, है ना। चलिए यहाँ पे क्या है, ग्रैंड स्लैम ओपन टेनिस 3 तो हो चुके हैं, चौथा भी अभी रिसेंटली हो चुका है। सबसे लास्ट में कौन होता है? अमेरिकन ओपन होता है ना, वर्ष का अंतिम होता है अमेरिकन ओपन। यहाँ पे देखिए पहले, यानी साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे फ्रेंच होता है, फिर तीसरे नंबर पे विंबलडन होता है यूके में, और सबसे लास्ट में वर्ष के अंत में यूएसए ओपन होता है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। एक खिलाड़ी हैं पोलैंड की, जिनका नाम है ईगा स्वियाटेक। इन्होंने इस ग्रैंड स्लैम को महिला सिंगल्स कैटेगरी में जीत लिया। इनका नाम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन गियर बॉक्स, सुपर इम्पोर्टेंट। गियर बॉक्स कहाँ रहता है? 4 पहिया में रहता है, 6 पहिया में रहता है, 10 पहिया में रहता है, 16 पहिया में रहता है, यानी हर एक ऑटोमोबाइल मशीन में रहता है। तस्करी करने वाले लोग नई नई जुगाड़ खोजते हैं, हीरोइन को छुपा रहे हैं गियर बॉक्स में। अब गियर बॉक्स कौन खोलेगा भाई गाड़ी का? गियर बॉक्स के अंदर तो सीरीज ऑफ गियर लगे रहते हैं, वहाँ पे तो छुपाने का कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन भाई लोग सोच लेते हैं, तस्करी करने वाले लोग सोच लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, गियर बॉक्स में हीरोइन की जो तस्करी की जा रही है, इसी को रोकने के लिए इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया है
DRI के द्वारा, राजस्व खुफिया निदेशालय। और ये संस्था किसके अंतर्गत काम करती है, किसके तहत काम करती है, NDPS एक्ट के तहत। ये पढ़े थे ना हम लोग कुछ दिन पहले, याद आ रहा, जब चरस पढ़े थे हम लोग, भांग पढ़े थे, गांजा पढ़े थे, और ये भी पढ़े थे कि भांग NDPS एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है, इसको शामिल नहीं किया गया है। NDPS का फुल फॉर्म होता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। और यहाँ पे भौगोलिक स्थिति देखी है भारत की, कितना बड़ा मार्केट है, क्योंकि भारत का यूथ तो चौपट हो रहा है नशे में, है ना। विश्व के 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्र हम लोग जानते हैं। पहला है गोल्डन क्रिसेंट, इसके बारे में पढ़ते रहते हैं। गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन से देश हैं, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है अफीम उत्पादक क्षेत्र में गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन ट्राइंगल में कौन कौन से देश आते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम। यहाँ पे दबा के अफीम उत्पादन होता है। तो एक क्षेत्र ये हो गया और दूसरा क्षेत्र ये हो गया, बीच में बचे हम, बीच में बचा भारत। तो यहाँ पे होती है बड़े स्तर पे सप्लाई, ठीक है। तो इसी सप्लाई को रोकने के लिए तो ये सब संस्थाएं काम करती हैं। कभी ये संस्था सफल हो जाती है, कभी ये तस्कर सफल हो जाते हैं, यही चलता रहता है। चलिए, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी आचार्य विनोबा भावे। अभी इनकी हाल ही में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। विनायक नरहरि भावे इनका वास्तविक नाम है। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था 1895 में, ठीक है। इसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं। समाज सुधारक थे, आध्यात्मिक शिक्षक भी रहे। अहिंसा और समानता के सिद्धांतों का इन्होंने हमेशा से पालन किया है, फॉलो करते थे महात्मा गांधी को। और 1983 में इनको पोस्थुमसली यानी मरणोपरांत भारत रत्न से भी नवाजा गया था। 1916 में ये गांधी जी से मिले थे। ये जो विनोबा शब्द है, ये नाम मामा फड़के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इनका नाम याद रखना है आपको, मामा फड़के। और इस शब्द का मतलब क्या होता है, ये मराठी भाषा का एक विशेषण है। इतनी बातें हो जाएंगी। और आचार्य विनोबा भावे के बारे में क्या है, इन्होंने महाराष्ट्र धर्म का प्रकाशन भी किया था। यह एक पत्रिका थी और इसमें ज़्यादातर जो होते थे, और इस पत्रिका में उपनिषद पर निबंध छापे जाते थे, ठीक है। भूदान आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। पोचमपल्ली का नाम हम लोग जानते हैं, भूदान आंदोलन से जुड़ा हुआ नाम है। ये पहला गांव था जहाँ पे ज़मीन दान दी गई थी। यानी विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू ही किया था पोचमपल्ली से, तेलंगाना राज्य में है। और इस आंदोलन से 44 लाख, ये 4 नहीं है 44 है, ठीक है, वो वहाँ पे कट गया। 44 लाख एकड़ भूमि दान दी गई थी। बहुत बड़ा अमाउंट है 44 लाख एकड़। अब तो 1-1 इंच में गले कट जाते हैं, है ना। भाई भाई को मार देता है, ठीक है। चलिए इस टॉपिक को देखिए। अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड का मतलब समझते होंगे, उसमें आदमी नहीं बैठता है, ड्राइवर नहीं बैठता है, पायलट नहीं बैठता है, इसलिए इनको अनमैन्ड बोला जाता है। एरियल इसलिए क्योंकि हवा में उड़ता है, हवा में दौड़ता है। व्हीकल इसलिए क्योंकि मशीन है। तो UAV के बारे में तो हम लोग बहुत सालों से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे नया क्या है, यहाँ पे नया है, देखिए ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, इसको आप सैटेलाइट की तरह भी यूज कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो। तो ये यहाँ पे इसको नया रूप देती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये फुली सोलर पावर्ड है। चीन ने इसको अभी सफलतापूर्वक टेस्ट किया है, याद रहेगा। इसका नाम है किमिंग जिंग 50, ठीक है, हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बनना से देखिए जल्दी से। ग्रीन हाइड्रोजन फोरम को किसने ऑर्गेनाइज किया, ग्रीन हाइड्रोजन फोरम को किसने ऑर्गेनाइज किया, यूरोपियन यूनियन और भारत ने। क्लियर। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर समिति की कौन अध्यक्षता कर रहा है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। किस राज्य ने इसको स्थापित किया है, सेटअप किया है, उत्तराखंड ने। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलिए किस आर्टिकल में है बताएंगे, आर्टिकल बताइए जल्दी से कमेंट करके। DPSP में है ना, आर्टिकल बताइए। तीसरा है किमिंग जिंग 50, इसको तो अभी देखा हम लोगों ने, क्या है, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। चौथा है भारत की पहली राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। कोस्टल मैनेजमेंट पर ये राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई है। इसको होस्ट कौन कर रहा है, उड़ीसा कर रहा है। जिसके पास कोस्ट रहेंगे वही ना करेगा होस्ट, UP थोड़ी ना कर पाएगा, मध्य प्रदेश थोड़ी ना करेगा, उड़ीसा करेगा, वेस्ट बंगाल कर सकता है, आंध्र प्रदेश कर सकता है, जो कोस्टल स्टेट्स हैं वो करेगा, है ना। चलिए पाँचवा है भारत का सबसे लंबा रबड़ डैम, इसका दूसरा नाम गयाजी डैम भी है। तो गयाजी तो नहीं लिखेगा, गयाजी लिख देगा तो फटाक से बिहार लगा दोगे। ये डैम स्ट्रेचेबल है, अब रबर का बनेगा तो स्ट्रेचेबल तो रहेगा ना, ठीक है भैया। तो ये था आज का सीन, चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।